जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चीन भारत को चारों ओर से किस प्रकार से घेर रहा कि चीन की नीतियां शुरू से ही साम्राज्यवादी रही हैं। चीन ने भारत के चारों ओर की मैं बात करूं तो भारत के चारों ओर बांग्लादेश में चीन उसकी पोर्ट के ऊपर अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, बांग्लादेश को हथियार सप्लाई कर रहा है। बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर उसने अपनी पोर्ट के ऊपर अपनी पहुंच बना ली है। बर्मा और अपने अंडमान निकोबार के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, कोको आइलैंड, जो नेहरू जी ने आज़ादी के बाद बर्मा को गिफ्ट कर दिया कि हमारे पास तो बहुत से आइलैंड हैं अंडमान निकोबार के आसपास, ले लो आप। देखिए, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, ये ऐसी आइलैंड की रेंज है, द्वीपों की रेंज है। उसमें लगभग 400 साढ़े 400 द्वीप हैं। उसमें जो सबसे पॉपुलेटेड द्वीप है वो पोर्ट ब्लेयर है। उसकी भी आबादी की बात करेंगे तो 4-5 लाख की आबादी है। बाकी द्वीप तो ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनकी अहमियत इतनी है कि पूरे हिंद महासागर में हमारी भारतीय नेवी को मजबूत करने का काम वो द्वीप करते हैं। तो अंडमान निकोबार से 35 किलोमीटर दूर वो द्वीप, कोको द्वीप, जो नेहरू जी ने आनंद भवन के कप प्लेट समझकर दान कर दिया था बर्मा को, म्यांमार को, वो बर्मा और म्यांमार ने चाइना को दे दिया। अब उसके नीचे आ जाइए, श्रीलंका के अंदर चाइना ने भारत को घेर लिया है। उसके और नीचे आ जाइए, जो सेशल्स द्वीप है, मालद्वीप है। इसके साथ साथ इधर जो अफ्रीका आती है, तो अफ्रीका के बहुत से देशों के साथ, और इधर और ऊपर आ जाइए तो ऊपर खाड़ी के देशों के साथ साथ पाकिस्तान के साथ ग्वादर में पोर्ट बना रहा है। इसके साथ साथ वो वन बेल्ट वन रोड एक योजना बना रहा है, न्यू सिल्क रूट बना रहा है। उसमें उसने यूरेशिया के सारे देशों को जोड़ने का काम, खाड़ी के सारे देशों को जोड़ने का काम, इतनी लंबी, कई हजार किलोमीटर लंबी वो रोड बना रहा है। वो रोड लगभग 60 देशों के अंदर से होकर गुजरेगी, वहां पर माल की सप्लाई करेगी, वहां की रेल लाइन बना रहा है, सड़क का हाईवे बना रहा है, रेल की पटरियां बिछा रहा है। इसके साथ साथ गैस की लाइन, तेल की पाइपलाइन बिछा रहा है, ताकि चाइना की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से वो रॉ मटेरियल को मंगवा सके और अपना फिनिश प्रोडक्ट, अपना पक्का माल वो पूरी दुनिया को बेच सके। अफ्रीका के ऊपर विशेष रूप से नज़र है कि अफ्रीका तक पाकिस्तान के पीओके, हमारे गिलगित बाल्टिस्तान पीओके के अंदर से होते हुए, पाकिस्तान के अंदर से होते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट के ऊपर वो अपनी पहुंच बना रहा है, ताकि ग्वादर पोर्ट से सीधा वो अफ्रीका के साथ भी कनेक्ट हो पाए। तो इन सारी योजनाओं के ऊपर चाइना काम कर रहा है, और इतनी तेजी के साथ काम कर रहा है कि हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब हुआ क्या, चाइना ताकतवर बन रहा है। चाइना की ये जो पॉलिसी चल रही है, ये पिछले 15 सालों से चल रही है। अब हुआ ये कि 2004 के बाद भारत में जो सरकार आई, कि जो 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार रही, वो केवल घोटाले करने में व्यस्त रही। उसका ध्यान ये नहीं रहा कि चाइना क्या षड्यंत्र कर रहा है, हमको उसको क्या उत्तर देना है। तो चाइना ने भारत के चारों ओर से एक शिकंजा कस लिया है। उस शिकंजे से हम कैसे बच सकते हैं, भारत की सरकार उसके लिए क्या कर रही है, भारत की नेवी, भारत की आर्मी, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज उसका काट किस प्रकार से कर रही हैं। जैसे इसको पेंटागन की एक रिपोर्ट आई थी 2005 में, और उस पेंटागन की रिपोर्ट में 2005 में ही उन्होंने बता दिया था कि भारत को चारों ओर से घेरने का काम चाइना कर रहा है, लेकिन 2014 तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर 2015 में एसोचैम की एक बैठक में हमारे एडमिरल पीपी रेड्डी जी वो बताते हैं कि चाइना किस प्रकार से षड्यंत्र कर रहा है, और उसमें रक्षा मंत्री से लेकर एसोचैम से भारत की जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सारे पदाधिकारी होते हैं, वो स्वदेशी के सारे पदाधिकारी होते हैं, जो अलग अलग फैक्ट्रियों के एमडी या मालिक होते हैं, तो उनके बीच में सारी बातें रखी जाती हैं। तो ये पता लगता है कि भारत के सामने कितना बड़ा खतरा हमारे सिर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। अभी आप आने वाले समय में करंट की अगर आप इवेंट्स देखें तो पूरी दुनिया में अभी कोरोना फैला हुआ है। कोरोना को फैलाने में 7 देशों ने तो खुले तौर पर चाइना के ऊपर आरोप लगाया है कि ये कोरोना आपके यहाँ से फैला है। चाइना ने कोरोना को पूरी दुनिया में फैलने दिया, कोरोना को रोकने की कोई इंतजाम नहीं की। WHO को बुलाकर उसने WHO के साथ ये योजना बनाई कि कोरोना के ऊपर जो अलर्ट जारी करना है उसमें आप डिले कीजिए, उसको जल्दी से जारी मत कीजिए। उसके लिए जर्मनी ने आज आरोप लगाया है कि आपने WHO के साथ मीटिंग करके ये षड्यंत्र किया है। चाइनीज नया साल 25 जनवरी को आता है,
23 जनवरी के बाद आता है, जनवरी के लास्ट वीक में, तो उस समय उन्होंने अपने 60 से 70 लाख लोगों को वुहान से बाहर ट्रैवल करने दिया। वुहान से बाहर ट्रैवल करते हुए वो वायरस 150 देशों में पहुंच चुका है। लेकिन आज हम बात करें तो बीजिंग में, शंघाई में वो वायरस नहीं है। तो इन सारे षड्यंत्र में चाइना की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। WHO के महानिदेशक का चयन करने में चाइना की बड़ी भूमिका रही। 2017 में जो उसका मिस्टर टुड्रोस का चुनाव हुआ, उसके चुनाव में पर्दे के पीछे गेम करने का काम सारा चाइना ने किया था। मेन मीडिया भी इन बातों को करने लगा है। वो सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपोज हो चुकी हैं। USA ने WHO का बहिष्कार कर दिया है, कह दिया है कि हम नया WHO बनाएंगे। कुछ नए घटनाक्रम और हो रहे हैं। इन सारे घटनाक्रम के बीच में पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर के हालात बने हुए हैं। हम कहाँ खड़े हैं, चाइना कहाँ खड़ा है, हमारे सहयोगी कौन है, हमारे विरोधी कौन है। और अभी 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नाम संदेश दिया। उस संदेश में उन्होंने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं। वो उन्होंने ये कही हैं कि हमारे देश में पहले PPE किट, मास्क, N95 मास्क नहीं बनते थे। आज देश के अंदर 2 लाख पर चलना है, स्वदेशी का पालन करना है। ये माननीय मोदी जी ने आज कहा है। अभी जो पूरी दुनिया की हम आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं कि भारत ने इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के काट में, भारत के चारों ओर जो मोतियों की माला, मैं तो कहता हूं कि वो काले नाग के फन हैं, वो एक तरीके से कोबरा हैं, जहरीले विषधर सांप हैं जो भारत माता के चारों ओर चाइना ने फैलाए हैं। लेकिन अमेरिका की पेंटागन ने उसका नाम दिया है, उस षड्यंत्र का, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। हम उसी नाम का प्रयोग करते हैं। तो उसका काट करने के लिए डायमंड नेकलेस उसको कहा जाता है, उसको कर्टन ऑफ आयरन कहा जाता है। ये पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है। और पिछले कुछ समय से 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद क्या क्या काम हुए हैं उनकी हम बातचीत करेंगे। भारत ने चाइना को किस प्रकार से घेरा है, या चाइना ने जो शिकंजा हमारे ऊपर कसा है उसका हमने किस प्रकार से उत्तर दिया है। देखिए, चाइना का प्रोपोगेंडा केवल चाइना के अखबारों में नहीं चलता। चाइना की टिकटॉक के ऊपर, चाइना की वीचैट के ऊपर, चाइना की लाइकी के ऊपर, UC ब्राउजर के ऊपर, डेली हंट के ऊपर नहीं चलता, जो चाइना के सर्वर से संचालित होती हैं। दुनिया के अंदर क्या चल रहा है? दुनिया के अंदर व्हाइट हाउस में जो ट्रंप मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, उसमें चीनी मूल की एक पत्रकार पहुंची, उसने कुछ सवाल पूछे तो चाहे ट्रंप ने उसको धमका दिया और मीटिंग छोड़कर चले गए। और उन्होंने कहा कि आपको ये सवाल कोरोना वायरस के बारे में मुझसे नहीं, चाइना के साथ जाकर चाइना से पूछना चाहिए। तो इस कम्युनिस्ट मीडिया से केवल भारत के लोग परेशान नहीं हैं, इससे अमेरिका भी परेशान है। भारत के अंदर ये कम्युनिस्ट मीडिया क्या कर रहा है, मैं आपको बड़े बड़े समाचार पत्रों के नाम बताता हूं। जब उनके एडिटोरियल को हम देखते हैं तो उनके एडिटोरियल में चाइना समर्थित लोगों के, जिनकी मानसिकता चाइनीज है, जो कम्युनिस्ट हैं, उनके आर्टिकल एडिटोरियल में छापे जाते हैं। और उन आर्टिकल में ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे चाइना तो बहुत दूध का धुला देश है, चाइना के अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं है। और उसके विपक्ष में हम कुछ बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें तो छापे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि चाइना की एम्बेसी, अगर मैं 1 नंबर की बात करूं तो भारत के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में फुल पेज की एड देती है, एड ग्रहण करती है, पैसा लेती है, उनसे पेमेंट लेती है। ये तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। बड़े बड़े समाचार पत्र, जो 100 साल पुराने समाचार पत्र हैं, उसमें जितने इंग्लिश के समाचार पत्र हैं ना, जो हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, उन समाचार पत्रों की फुल पेज की एड दी है। किस लिए? ताकि हमारा वर्जन दिखाओ, ताकि हिंदुस्तान के युवकों को, नवयुवकों को ये लगे, नौजवानों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को यह लगे कि चाइना कोई गलत देश नहीं है। और किस कदर हमारे देश के राजनीतिक दलों की मानसिकता के ऊपर चाइना ने अपना मानसिक गुलामी बना रखी है, उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। मैं अभी आपको आगे एग्जांपल दूंगा। तो ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। इसके साथ साथ टिकटॉक के माध्यम से सारा डाटा, PUBG के माध्यम से, लाइकी के माध्यम से, UC ब्राउजर के माध्यम से हमारी ट्रैकिंग करने का काम तो चाइना कर ही रहा है। पेटीएम के अंदर उसने खूब इन्वेस्टमेंट की है, दूसरी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। और अब जब HDFC के अंदर उसने शेयर खरीदे और पूरी दुनिया का शेयर मार्केट जब डाउन जा रहा है, और हमें ये लगता है, US को, यूरोपियन यूनियन को ये लगता है कि उनकी ग्लोबल कंपनियों को चाइना खरीदना चाहते हैं, तो अभी यूरोप के बहुत से देशों ने और भारत के अंदर भी FDI के रूल्स के अंदर चेंजेस किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिन देशों की हमारे देश के साथ सीमाएं लगती हैं, उनको यदि भारत की किसी कंपनी को खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर खरीदने हैं 1-2% से ज़्यादा, तो उनको पहले भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसी कंपनियां जो हमारे जिन देशों की सीमाएं लगती हैं उन देशों की हैं, तो उनको
इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे देश की सीमाएं जिन देशों के साथ लगती हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इधर नीचे बर्मा और उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, ये देश कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले नहीं है। जो सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट करके देश को डिस्टर्ब करने का काम कौन कर सकता है? चाइना कर सकता है। तो उसके लिए एफडीआई की पॉलिसीज के अंदर भी चेंजेस लाए गए हैं। तो ये सारा मैंने एक बार बैकग्राउंड आपके सामने रखी ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। चाइना ने पीओके के अंदर से पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाया है, और कितने रुपए का बनाया है? 4 लाख करोड़ रुपए का बनाया है। अभी अमेरिका की विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ 7 देशों के नेताओं की आज 1.25 घंटे तक मीटिंग चली है। उस 1.25 घंटे की मीटिंग में इजराइल था, ऑस्ट्रेलिया था, ब्राजील था, दक्षिण कोरिया था और दूसरे जो ताकतवर देश हैं वो थे। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मीटिंग में ये तय किया गया है कि दुनिया की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाना है, और बचाने के साथ साथ चाइना का सामाजिक बहिष्कार करना है। चाइना की भूमिका इस वायरस के बारे में ठीक नहीं है, आपको मैं पहले बता चुका हूं। यूएस की सीनेट में बिल पास किया गया चाइना को कैसे इसका एक्यूज बनाया जा सकता है। ट्रंप खुलेआम चाइना को धमकी दे चुके हैं। इसके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश चाइना को धमकी दे चुके हैं। 5 देशों की सीक्रेट सर्विस की एजेंसी ने एक डोजियर बनाया है 15 पन्नों का। उसमें साफ साफ कहा है कि इस सारे वायरस के प्रकरण में ये वायरस चाइना के द्वारा बनाया हुआ है, चाइना के द्वारा फैलाया हुआ है। इस वायरस का नाम जब ट्रंप ने चाइनीज वायरस कहा तो चाइना को बहुत बड़ी मिर्ची लगी। ये बात हम कई बार सुन चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। तो इस 75 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी फिर वही बात हुई कि चाइना का बहिष्कार करना है, क्योंकि चाइना मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मानवता का बहुत बड़ा दुश्मन है। अब चीन और अमेरिका के अंदर ट्रेड बहुत होता है और उसमें चाइना का फायदा होता है। तो अब अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग के ऊपर तो रोक लगा दी। डब्ल्यूएचओ के साथ साथ उसने ये कहा है कि मैं चीन के साथ भी कोई व्यापार के जितने एग्रीमेंट हुए हैं उनमें से किसी का भी हम पालन नहीं करेंगे। चाइना के साथ हम व्यापार क्या करेंगे, कितना करेंगे, किसी एग्रीमेंट को हम नहीं मानते। दूसरे शब्दों में कहें तो इनडायरेक्ट रूप में ट्रंप ने कहा है कि हमारी मर्जी होगी, हम उतना व्यापार करेंगे। डब्ल्यूटीओ से लेकर जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं हम बाध्य नहीं है कि उनका पालन करें। मतलब ट्रंप ने अपनी ओर से पूरी सख्ती दिखाई है और उसने सीधे सीधे कहा है कि मेरे पास एक ऐसा बटन है ब्रीफकेस के अंदर जिसको मैं दबा दूं तो 60 सेकंड के अंदर परमाणु न्यूक्लियर विस्फोट हो सकता है। उसने सीधे सीधे कहा है कि मैं चाइना को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं चाइना को देखूंगा। अब ट्रंप और दूसरे देश मिलकर चाइना को कैसे देख सकते हैं? चाइना के बारे में मैं आपको बता दूं कि चाइना और भारत कि दुश्मनी ऐसी है जैसे सांप और नेवले की होती है, जैसे कुत्ते और बिल्ली की होती है, बिल्ली और चूहे की होती है, जैसे हिरण और शेर की होती है। अब मैं इसमें आपको बात करूं तो चाइना का डीएनए पूरा भारत के विरोध में है। चाइना का इतिहास रहा है, चाइना की प्रकृति रही है कि वो मूल रूप से भारत का विरोधी है। चाइना ने अब से पहले जब भी मौका लगा है 1962 में भारत के ऊपर आक्रमण किया। 1962 में आक्रमण करने के बाद पाकिस्तान को परमाणु बम देने का काम चाइना ने किया। पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचाने का काम चाइना कर रहा है। पाकिस्तान को मिसाइल देने का काम चाइना कर रहा है। पाकिस्तान को परमाणु टेक्नोलॉजी चुरा कर देने का काम, उसकी डेवलपमेंट करवाने का काम चाइना कर रहा है। पाकिस्तान को फंड उपलब्ध करवाने का काम चाइना कर रहा है। और इसके साथ साथ और चीन क्या कर रहा है? भारत की हम बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में चीन भारत को घेरने के लिए नेपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेपाल को अपने पाले में करने के लिए लगातार सक्रिय रहता है। नेपाल और भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, इतने प्रगाढ़ हैं कि जैसे सगे भाइयों के होते हैं। और नेपाल के 99 नहीं 100% व्यक्ति भारत के साथ अनन्य प्रेम करते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि भारत और नेपाल ऐसे हैं जैसे हमारे यहाँ अगर भगवान राम हैं तो भगवान राम नेपाल के बिना अधूरे हैं। नेपाल और भारत दोनों की आकांक्षाएं, दोनों के सपने, दोनों का पराक्रम, दोनों का रास्ता, दोनों के सोच, दोनों की मंजिल एक जैसी है। तो नेपाल के अंदर भी चाइना अपना एजेंडा फैला रहा है। वो चाहता है कि हम नेपाल को डिस्टर्ब कर दें, भूपान को डिस्टर्ब कर दें। तिब्बत के अंदर वो कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान के अंदर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहा है, श्रीलंका को डिस्टर्ब कर रहा है। और ये सारी करते करते वो षड्यंत्र रच रहा है कि कैसे भी करके मैं अपना एजेंडा आगे बढ़ाऊं और अलग अलग देशों के अंदर मैं अपने एजेंडे के हिसाब से अलग अलग देशों को कंट्रोल करूं, अलग अलग देशों को चलाऊं। तो ये सारा षड्यंत्र लगातार वो कर रहा है। लगातार करते करते अभी ये
ट्रेड के ऊपर ट्रेड वार खुल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हम चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना के साथ ट्रेड करने में ट्रंप को घाटा होता है, अमेरिका को घाटा होता है। और ये जो देखो, जो स्वदेशी का मंत्र आज मोदी जी ने दिया है, ट्रंप इस मंत्र के ऊपर बहुत पहले से चलता है। वो कहता है कि बी अमेरिकन बाई अमेरिकन, हम अमेरिकी बने, हम अमेरिका के लोगों को रोजगार देंगे। और बार बार आप देखते हैं ना, ग्रीन कार्ड नहीं दूंगा, H1B1 वीजा नहीं दूंगा, मैं ये वाला वीजा सख्त कर दूंगा, मैं लोगों को रहने नहीं दूंगा। ये जो बयान देता है ट्रंप, वो इसलिए नहीं देता कि वो किसी से नफरत करता है, वो इसलिए देता है कि वो अपने अमेरिका के लोगों से प्यार करता है। वो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में दीवार बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से नहीं आ सके। मैं यूँ कहूँ कि ट्रंप पक्का राष्ट्रवादी व्यक्ति है, राष्ट्रभक्त व्यक्ति है। और यदि वो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका के लोगों से, अमेरिका की धरती के साथ अमेरिका के हितों की रक्षा करते हैं, चिंता करते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर ऐसे नेताओं की संख्या एक नहीं, ऐसे नेताओं की संख्या अनगिनत है जो रहते भारत में है, लेकिन जो चिंता करते हैं भारत के दुश्मनों के हितों की। भारत की जब बात होती है तो भारत कुछ अच्छा काम करता है तो उनको गौरव की अनुभूति नहीं होती, भारत के अंदर कुछ गलत होता है तो उनको पीड़ा नहीं होती। तो ऐसे लोगों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। ट्रंप स्वदेशी के रास्ते पर चलने वाला है। और माननीय मोदी जी ने भी आज खुले शब्दों में कहा है कि हमें अगर ग्लोबल बनना है, ग्लोबल ब्रांड बनना है, ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, ग्लोबल प्रोडक्शन हाउस बनना है, ग्लोबल फैक्ट्रियों को हम बुलाना चाहते हैं, ग्लोबल ब्रांड हम अपने भारतीय ब्रांड्स को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लोकल को ग्लोबल बनाना पड़ेगा। लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, लोकल का प्रचार करना पड़ेगा, लोकल के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। ये सीधे सीधे आज माननीय मोदी जी ने भी कहा है। अभी चाइना ने इस कोरोना वायरस का लाइव सैंपल किसी को नहीं दिया, उसका पेशेंट जीरो से किसी की बात नहीं करवाई। दूसरे देशों ने कहा कि हम आपके यहाँ आकर जांच करना चाहते हैं, तो जांच करने की अनुमति नहीं दी। जितने विदेशों के पत्रकार वहाँ पर थे, सबको वहाँ से भगा दिया चाइना से। अपने देश में, चाइना में जिन जिन वैज्ञानिकों ने, जिन जिन डॉक्टर ने, जिन जिन साइंटिस्ट ने इस वुहान वायरस के बारे में बात की, डॉक्टर ली वेनलियांग से लेकर डॉक्टर फेना से लेकर, टीवी रिपोर्टर से लेकर, बिजनेसमैन से लेकर, डॉक्टर से लेकर, रिसर्चर से लेकर, सबको उसने एलिमिनेट करवा दिया, सबको उसने गायब करवा दिया। अपने यहाँ उसने ये कानून पास करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति इस वायरस के बारे में कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं छाप सकता, कोई यूनिवर्सिटी, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं छाप सकता। उसकी पूरी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद ही उसके बारे में कुछ छापा जाएगा। कई देशों की लैब ने यह कहा कि आप हमें कोरोना का लाइव वायरस दे दीजिए ताकि हम वैक्सीन बनाने का काम करें। तो किसी भी देश के साथ चाइना ने कोऑपरेशन नहीं किया। और अब जब दुनिया के लगभग 110 रिसर्च लैब, अलग अलग लगभग 30-35 से ज़्यादा देश इसकी वैक्सीन बनाने के लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए लगे हुए हैं, तो चाइना षड्यंत्र कर रहा है। क्या षड्यंत्र कर रहा है? उसने अपने हैकर्स की टीम को लगा दिया है। हैकर्स की टीम को लगाकर हर इंस्टीट्यूट के अंदर, सर्वर के अंदर घुसकर, कंप्यूटर का अनऑथराइज एक्सेस करके वो वहां से जो रिसर्च हो रही है उसका डाटा उड़ाने का काम कर रही है। चाइना इधर लगा हुआ है, वो कहता है कि हमने दवा बना ली है। देखिए, जो 8 प्रकार की वैक्सीन जो अभी क्लिनिकल स्टेज में पहुंची हैं, उनमें से 4 वैक्सीन केवल चाइना की है। चाइना ने 23 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन किया, 24 जनवरी को वो पेटेंट फाइल करते हैं कि हमने कोरोना की वैक्सीन के लिए हमें दवाई बन गई है और हम इसके लिए पेटेंट फाइल करते हैं। दवाई हमारी क्लिनिकल स्टेज में है, दवाई के ऊपर और रिसर्च चल रही है, लेकिन पेटेंट फाइल कर रहे हैं। और WHO को क्या कहते हैं, पूरी दुनिया को क्या कहते हैं कि ये छोटा सा सर्दी जुकाम का वायरस है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो चिंता मत करो। तो जिसका DNA स्ट्रक्चर, जिसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर सारा पता हो, जिसका ट्रीटमेंट हमने बना लिया हो, और उसके बारे में मैं यूं कहूं कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उससे ज़्यादा मक्कारी कुछ हो नहीं सकती। तो चाइना की मक्कारी के विषय में हम बात करें, तो चाइना की मक्कारी की बात करें तो 10 घंटे तक एक पूरी कथा बन सकती है चाइना की मक्कारी की। तो हम चाइना की मक्कारी के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अब USA की FBI और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने यह साफ साफ कहा है, अमेरिका की जांच एजेंसी ने और अमेरिका के समाचार पत्रों ने कहा है कि अमेरिका के जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके ऊपर हैकर्स का अटैक बढ़ गया है। अलग अलग मालवेयर भेजकर, अलग अलग फिशिंग भेजकर उनके पासवर्ड हैक करना, उनके सिस्टम को हैक करके जानकारियां चोरी करने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया की लैब्स को कहा है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसको चाइनीज हैकर से बचा कर रखें। और जब चाइना से सवाल जवाब करने के लिए WHO से RTI लगाकर, RTI तो नहीं, डिमांड करके उन्होंने, अमेरिका के सीनेटर्स ने पूछा है कि ये वायरस कब आया, आपको कब सूचना मिली, आपने टीम कब भेजी, आपने कब
चाइना के साथ क्या क्या बातचीत की, इमरजेंसी कब घोषित की, इन सारी बातचीत के ऊपर स्टेप बाय स्टेप जब चाइना के सीनेटर ने WHO से पूछा, सारा रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने की बात की, तो उसके बाद जब अमेरिका ने चाइना के साथ कुछ सवाल किए, यूएसए ने कुछ सवाल किए, और यूएसए ने जब कहा, ऑस्ट्रेलिया ने जब कहा, ऑस्ट्रेलिया ने सवाल किए, ऑस्ट्रेलिया ने जब कहा कि आपको इनका उत्तर देना पड़ेगा, तो चाइना ने धमकाया, ऑस्ट्रेलिया को धमकाया। आप देखिए, यदि चाइना ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को धमका सकता है, तो ये जो छोटे छोटे देश हैं ना, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, केन्या, अफ्रीका के जितने देश हैं, इधर थाईलैंड, इधर मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, वियतनाम, इन देशों की तो कोई औकात नहीं है। ये देश चाइना के साथ कहीं खड़े नहीं हो सकते। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को चाइना ने सीधे सीधे, चाइना के राजदूत ने हड़काया, धमकाया कि तुम ज़्यादा कोरोना वायरस के बारे में चूं चपड़ करोगे, ज़्यादा बातचीत करोगे तो हम तुम्हारा इलाज कर लेंगे, हम तुम्हें देख देंगे, हम तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इतना गड़बड़ कर देंगे कि तुम अपनी सप्लाई को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे धमकाने का काम आज कर रहा है। और अभी चाइना का वन बेल्ट वन रोड, जो चाइना अपना ग्रैंड न्यू सिल्क रूट बना रहा है, वो चालू नहीं हुआ है। अभी चाइना वर्ल्ड पावर बना नहीं है। अभी चाइना को किसी भी पूरी दुनिया ने ग्लोबल लीडर के रूप में मान्यता नहीं दी है, तो भी आज इसके चाइना का हाथ है। तो चाइना ने यूएसए के ऊपर उल्टा पलटवार करते हुए ये कहा है कि ये यूएसए के 24 झूठ हैं, और 11,000 शब्द का चाइना के विदेश मंत्रालय ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने अब पलटवार किया है। 11,000 शब्दों में कहा है कि अमेरिका ने खुद अपनी देखभाल ठीक से नहीं की, अमेरिका की सेना ने ये वायरस वुहान में छोड़ा है, हमारा ये वायरस नहीं है, ये तो अमेरिका का छोड़ा हुआ। ये मतलब क्या है? कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा क्या कहता है कि कोई आपके ऊपर आरोप लगाए, उससे पहले आप आरोप लगा लो, और आप आरोप लगाओ तो इतना शोर मचा दो, इतनी तेज आवाज में आरोप लगाओ कि सच यही लगे कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। जैसे भारत के अंदर आप देखते हैं ना, भारत के अंदर बहुत लोगों के ऊपर अत्याचार हो जाता है, रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, मार पिटाई होती है, आपस में हत्याएं होती हैं। लेकिन कुछ जिनको हाईलाइट मीडिया करना चाहेगा, अवार्ड वापसी का गैंग करना चाहेगा, असुर गैंग करना चाहेगा, कुछ मीडिया हाउस उस एक मौत को, देखिए आपस में पड़ोसियों के अंदर जहां 130 करोड़ का देश हो, वहां पर नशे में लोग आपस में राग द्वेष में, झगड़ों में एक दूसरे की जान लेते हैं। लेकिन मीडिया हाउस एक किसी मौत को अपने टीवी की स्क्रीन के ऊपर, अगर एक साल में 1 लाख घंटे होते हैं, मान लीजिए सारी खबरों के लिए 1 लाख घंटे दिए, तो 10,000 घंटे उसके लिए दे देंगे, एक व्यक्ति के लिए। बाकी पूरी दुनिया को पूरे घंटे नहीं देंगे। और आज माननीय मोदी जी ने सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि यदि हम लोकल के लिए वोकल होंगे तो ग्लोबल बन सकते हैं, तो वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं, वर्ल्ड पावर बन सकते हैं। चाइना ने जो रास्ता 1978 में अपनाया था, उसी रास्ते के ऊपर हमें भी चलना पड़ेगा। चाइना एक दुष्ट प्रकृति का देश है, एक ऐसा देश है जिसके लिए धन संपत्ति सब कुछ है, जिसके लिए अपना स्वार्थ सब कुछ है, जिसके लिए परमार्थ कुछ नहीं है, जिसके लिए परोपकार कुछ नहीं है, जिसके लिए सत्य अहिंसा का कोई स्थान नहीं है, जिसके लिए आस्तिकता और धर्म का, इंसानियत का और मानवता का कोई स्थान नहीं है। ऐसा चाइना है। आज एक विशेष घटना हुई है, और कांग्रेस के एक नेता है अधीर रंजन चौधरी जी। ये जो नेता है ना, ये वही हैं जिन्होंने संसद में खड़े होकर, उस समय जब पीओके की बात चल रही थी, और हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि पीओके, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो वो जम्मू एंड कश्मीर आज का जम्मू कश्मीर नहीं है, 1947 का वो जम्मू और कश्मीर है जो महाराजा हरि सिंह ने भारत को सौंपा था। और वो उस समय गृह मंत्री जी को कहना पड़ता है, जब वो पीओके की बात करते हैं, जब वो यूएनओ की बात करते हैं कि ये तो यूएनओ का विषय है, यूएनओ के बिना हम कैसे धारा 370 हटा सकते हैं, कैसे 3 अलग अलग हिस्से बनाकर उसको अच्छे से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जब ये आवाज़ वो उठाते हैं, तो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि पीओके हमारा हिस्सा और हम इसके लिए अपनी जान दे सकते हैं। तो आज उस अधीर रंजन चौधरी जी ने आज एक अच्छा बयान दिया है, बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चीन एक जहरीला सांप है, और मोदी सरकार को उन्होंने सलाह दी है कि ताइवान जो चाइना का दुश्मन है, उसके साथ हमें अपनी डिप्लोमेसी और बढ़ानी चाहिए। अपने जो एम्बेसडर के रिलेशनशिप है, दूतावास स्थापित करने से लेकर हमारे जो राजनयिक संबंध है, उनको और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये काम किया। लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले कही, कि बहुत से लोग इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, लेकिन इस देश में आस्था नहीं रखते। तो कांग्रेस ने
तत्काल सफाई दे दी, अपने आप को किनारा कर लिया और ये कहा कि ये अधीर रंजन चौधरी जी ने ये कहा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है, ये इनकी व्यक्तिगत राय है। मतलब वो यदि कांग्रेस को सांप कहते हैं जहरीला, तो इस बात से हमारे देश का बड़ा दल जो कहता है कि हमने इस भारत को आज़ादी दिलवाई थी, हमने इस भारत की आज़ादी में अपना खून बहाया है, उस परिवार के लिए कहते हैं, उस एक परिवार के लिए जिनके कपड़े लंदन में धुलने के लिए जाते थे, उसके लिए कहते हैं कि इन्होंने बलिदान दिया है। कुछ लोग बलिदान देते हैं, कुछ बलिदान हो जाते हैं और कुछ का बलिदान लिया जाता है। तीनों शब्दों में फ़र्क है। देखिए, हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन उस पार्टी के व्यक्ति जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे, वो पार्टी यदि उस बयान से चाइना जहरीला है इससे किनारा करती है, तो मुझे लगता है भारत के लिए इससे अधिक और कोई विकट और ख़राब स्थिति कुछ हो नहीं सकती। चाइना से 1000 कंपनियां बाहर आने के लिए तैयार हैं। चाइना से वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान जाने के लिए तैयार हैं। ये चाइनीज़ कंपनी भारत भी आ सकती हैं। भारत के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। एक तो भारत डेमोक्रेसी का देश है, दूसरा भारत के अंदर लेबर बहुत है, और तीसरा भारत सबसे बड़ा बाजार है। देखिए, चाइना ग्लोबल पावर क्यों बना? क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब होने के साथ साथ उसके अंदर अपनी एक मार्केट बड़ी है। कोई कंपनी वहाँ सामान बनाएगी, एप्पल आईफोन बनाएगी, तो आईफोन के 140 करोड़ यूजर वहीं हैं, उसमें से 10, 20, 25 करोड़ लोग भी खरीद लेंगे, तो उनको एक बड़ा मार्केट मिल गया। अब 25 करोड़ देखिए, चाइना के अंदर 140 करोड़ की आबादी है। यूएसए, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन, इनकी बात करें तो इनकी थोड़ी थोड़ी आबादी है। यूएसए की कितनी आबादी है? 33 करोड़, 35 करोड़। यूके, इटली, फ्रांस, इनकी तो और कम आबादी है, 5-5, 6-6 करोड़ से लेकर 10, 12, 15 करोड़ में सब निपट जाते हैं। तो चाइना बहुत बड़ा बाजार है, तो भारत भी बहुत बड़ा बाजार है। ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। तो 1000 कंपनियां भारत में आना चाहती हैं, लेकिन अभी नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने यह कहा है कि 1000 कंपनियां आना तो चाहती हैं, लेकिन भारत अभी उन कंपनियों के लिए अनुकूल नहीं है। मोदी जी भारत को ग्लोबल बनाना चाहते हैं। मोदी जी भारत के अंदर स्वदेशी की विचारधारा को, मेक इन इंडिया को लाकर भारत को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर इन आज़ादी के 70 सालों में जो कुछ अच्छा हुआ, उसके लिए हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर गांधी परिवार से लेकर सबकी प्रशंसा करते हैं जो उन्होंने अच्छा किया। लेकिन जो नहीं हो पाया, उसके लिए भी कोई ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। इस 70 सालों में देश के अंदर हम आज बात करें तो दिल्ली से मुंबई हाईवे नहीं जुड़ा हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है, लंबी दूरी की कोई तेज चलने वाली ट्रेन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, अच्छे हाईवे नहीं है, अच्छे पोर्ट नहीं है। अपने यहाँ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी डेवलप नहीं किया। अपने यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है। अंग्रेजों ने जो हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया ना, कि क्लर्क पैदा होते रहे, हमारे ट्रांसलेटर पैदा होते रहे, हमें अंग्रेजी भाषा के लिए क्लर्क की, नौकरशाहों की ज़रूरत है, तो वो हमें भारत से मिल जाएं। क्योंकि लंदन से हम किसी को लेकर आएंगे तो उसको 10 गुना ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्लर्क बनाने के लिए मैकाले की शिक्षा व्यवस्था रखी थी। वही मैकाले की शिक्षा व्यवस्था आज भी चल रही है। तो भारत के अंदर अभी स्किल्ड लेबर नहीं है। भारत के अंदर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करके निकलता है, बीटेक करके निकलता है, तो उसके सामने अगर किसी नट बोल्ट को रख दिया जाए तो वो बता नहीं पाता कि ये नट कौन सी टाइप का है, इस नट बोल्ट का साइज क्या है। हम ऐसा देखते हैं कि अपने यहाँ ऐसे मिस्त्री होते थे, ऐसे जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली, लेकिन वो देखकर बता देते थे कि ये पाइपलाइन की लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी मोटाई इतनी है। मशीन की आवाज़ सुनकर बता देते थे। मैंने तो जिंदल स्टेनलेस में काम किया है, मेंटेनेंस में भी काम किया है, प्रोजेक्ट में भी काम किया है। तो वहाँ पर मशीन की आवाज़ सुनकर बता देते थे कि इस मशीन के इस हिस्से में ये गड़बड़ हो सकती है और इसका ये समाधान हो सकता है। तो ये भारत के अंदर टेक्निकल स्किल नहीं है, मतलब स्किल्ड लेबर नहीं है। भारत की स्किल्ड की बात करें तो चाइना के अंदर कोई लेबर यदि 1 घंटे में 1.5 गुना काम करता है तो भारत का 1 गुना ही कर पाता है। तो भारत के अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, दूसरी चीज़ों के लेवल पर बहुत बड़ी कमी है। भारत की नौकरशाही अपने आप में बहुत बड़ी अड़चन है। और भारत के अंदर सबसे बड़ी अड़चन क्या है? भारत के अंदर ये मानसिकता जो कम्युनिस्ट लोगों ने भारत के रग रग में बिठा दी कि पैसा कमाना तो पाप है, कारखाने लगाना तो पाप है, किसी फैक्ट्री को चलाना तो महापाप है। उन्होंने ऐसा सिद्ध करके दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया कि यदि कोई व्यक्ति कारखाना चलाता है, यदि कोई व्यक्ति फैक्ट्री चलाता है, यदि कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेस करता है, इसका मतलब वो चोर है, इसका मतलब वो जुल्म करने वाला है। मतलब अक्रमण्यता को, निकम्मेपन को, खाली बैठने को,
इन कम्युनिस्ट लोगों ने इतना महिमा मंडन किया कि खाली बैठे रहो, सब समान रहेंगे, साम्यवाद आएगा, कम्युनिज्म आएगा और सब बैठकर खाएंगे, सबको बराबर मिलेगा। ये करते करते उन्होंने भारत के पुरुषार्थ को मारने का काम किया है। तो भारत के अंदर काम करने की उस जिजीविषा को जगाना है, उद्योग की उस जिजीविषा को जगाना है। माननीय मोदी जी ने आज जो कहा ना, हम लोकल को पसंद करेंगे तो ग्लोबल बनेंगे, लोकल के लिए वोकल बनना है। इसका अर्थ क्या है? स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना है। मैं रात को 10:15 बजे आपके सामने बैठा हूं और आप सब जाग रहे हैं, तो ये आप और हम मिलकर लोकल को वोकल होकर ग्लोबल बनाने का काम कर रहे हैं, स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं। हमने चाइना के बारे में जो डिस्कशन किया है ना, ये चीन के बारे में डिस्कशन है, ये आर्मी के वार रूम की बातें हैं, ये एम्बेसी की बातें हैं, एम्बेसडर की बातें हैं, ये नेवी की बातें हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे अंतिम व्यक्ति को पता हो, हिंदुस्तान के एक एक युवक को पता हो कि ये खतरा केवल इतना नहीं है कि हमने पिचकारी प्रयोग कर ली तो पिचकारी चाइना की है, ये मूर्ति चाइना की है, क्या फर्क पड़ता है, हमने थोड़ा सस्ता मिला तो प्रयोग किया। उसके पीछे का पूरा दर्शन एक एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि चाइना ये जो कर रहा है, इसका खतरा कितना है, इसका नुकसान कितना बड़ा है। तो अब चाइना को भारत कैसे काउंटर करना है? देखिए, मोदी जी 2014 में आए, 2014 में जो सरकार बनी, जो 202 लोग अभी देख रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने गांव-गांव जाकर मोदी जी के प्रचार प्रसार करने का काम किया है। तो मोदी जी के सरकार के बनने के बाद उन्होंने कई चीज़ें ऐसी की जिसमें चाइना की उस भारत माता के शिकंजे को ढीला करने का, उसको काटने के लिए काम किया। तो उन्होंने एक तो सबसे पहले आते ही 2014-15 में आते ही विदेश के साथ अपनी जो विदेश नीति है उसकी पूरी समीक्षा की, उस विदेश नीति को मजबूत बनाने का काम किया। देखिए, चाइना ये शिकंजा कसने का काम कब से कर रहा है? 2001, 2, 3, 4 से शुरू कर देता। अब 2004 से लेकर 2015 तक जब चाइना के बारे में पेंटागन तक को पता लग जाता, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन हमारे देश में जो उस समय की सरकार रही 4 से लेकर 14 तक, वो सोती रही, उसने कोई प्रयास नहीं किए। तो अभी भारत में क्या किया है? भारत में इन सबको रोकने के लिए देखिए, हिमालय को घेर लिया है। मैंने आपको बताया, नेपाल का बताया, तिब्बत का बताया, अफगानिस्तान का बताया, पाकिस्तान का बताया, नीचे बर्मा का बताया, बांग्लादेश का बताया, श्रीलंका का बताया, मालदीव का बताया, सेशल्स का बताया। ये सारे नाम मैं आपके सामने बार बार क्यों ले रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। आपको केवल श्रोता नहीं बनना, आपको वक्ता बनना है, आपके दूसरों लोगों को बता। अब मोदी गवर्नमेंट ने आते ही 2014 से लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई। अब ये लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? ये लुक ईस्ट पॉलिसी ये है कि नई दिल्ली से यदि हम पूर्व की ओर देखते हैं तो बंगाल होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, बिहार होते हुए, फिर बंगाल होते हुए, फिर असम होते हुए, फिर नॉर्थ ईस्ट होते हुए, हम जो इधर के जितने भी देश हैं, इधर की अपनी पॉलिसी को पूरा चेंज कर देंगे। तो लुक ईस्ट पॉलिसी में हम इस साइड पूरा ध्यान देंगे। अंडमान को मजबूत कर दिया, सिंगापुर में नेवी का बेस बनाया, आसियान देशों के साथ समझौता मजबूत किया, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, मालदीव के साथ अपने संबंध सुधारे। ईरान, अरब में ग्वादर का पोर्ट चाइना बना रहा है, उस ग्वादर के पोर्ट से 60-70 किलोमीटर, कुछ नॉटिकल मील्स के आसपास उन्होंने ईरान से चाबहार पोर्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, चाबहार पोर्ट बना दिया। वहां बैठकर हम ग्वादर पोर्ट के ऊपर चाइना और पाकिस्तान क्या खिचड़ी पका रहे हैं उसको हम वहां से देख सकते हैं। अंडमान निकोबार के पास कोको आइलैंड को बर्मा ने चाइना को दे दिया, वहां पर वो अपना बेस बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस लगा रहा है, अपने रडार लगा रहा है, अपने इक्विपमेंट लगा रहा है, अपनी सबमरीन तैनात कर रहा है, अपने वारशिप लगा रहा है। तो वहां उसके पास ही अंडमान में हमने LS-5 क्राफ्ट कैरियर, नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको तैनात कर दिया 2014 के बाद। P-8I पनडुब्बी किलर एयरक्राफ्ट, एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो यूएस ने हमें दिया था, जिसको ऊपर से अगर हम ट्रेवल करते हैं तो वो सागर के अंदर पनडुब्बी को, सबमरीन को सेंस कर लेता है और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और अब ये जो चाइना के साथ हुआ है ना, तो चाइना के साथ हुआ और उसके बाद भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अमेरिका को निर्यात की, राष्ट्रपति ट्रंप ने मांगा तो नहीं देता। जैसे उसने टेक्नोलॉजी, उसने जैसे तमंचा बनाया या उसने चाकू बनाया, अब वो चाकू से काम करेगा। जिस दिन वो रिवॉल्वर बना लेगा तो रिवॉल्वर बनाने के बाद वो चाकू दूसरे देशों को देना शुरू करेगा। मतलब उसके पास जो अपनी टेक्नोलॉजी होती है वो अगर यहां पर है 10 साल आगे है तो वो 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को बेचने का काम करता है। तो उससे पहले वो देता नहीं था, उसने अब दी है। इसके साथ साथ जापान के अंदर हमने एग्रीमेंट किया है कि जापान के साथ जितनी भी सूचनाएं हैं कि चाइना साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, वो सारी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। INS बाज
हमने तैनात कर दिया। कैंपबेल में नेवी का बेस बना लिया। मलक्का के एरिया में ब्रह्मोस की मिसाइल हमने तैनात कर दी। अब हमने देखा कि चाइना के कौन कौन से देश ऐसे हैं जो चाइना के दुश्मन हैं। कौन कौन से देश हैं? वियतनाम है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है, इधर फिलीपींस के साथ उसका झगड़ा चलता है, थाईलैंड के साथ भी झगड़ा चलता है, जितने उसके पड़ोसी देश हैं उन सब के साथ उसका झगड़ा चलता है। तो उसमें से जो मजबूत देश है, जैसे वियतनाम है, ये मजबूत देश है, लड़ाई हो जाए तो यूएस के साथ भी लंबे समय तक टक्कर लेता रहा। उसको वियतनाम के पास, जापान के पास अलग अलग जगह के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल हमने दी और कहा कि तैनात करो। अब वहाँ साउथ चाइना सी में चाइना के पड़ोस में किसी के पास हथियार रहेगा, कोई पागल सांड रहेगा तो चाइना को कभी भी टक्कर मार सकता है। ओमान का पोर्ट हमें मिलिट्री के यूज के लिए डोकम का पोर्ट मिल गया। अब ये ओमान का डोकम का पोर्ट कहाँ है, मैं आपको एक बार मैप दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये आप जो मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, इस मैप में ये देखिए, ये भारत है। ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश है, बर्मा है, बर्मा के साथ साथ ये ताइवान से लेकर वियतनाम से लेकर दूसरे देश हैं। ये चाइना है, चाइना के इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, नेपाल के साथ ये इधर तिब्बत होता था, इधर अफगानिस्तान लग जाता है। नेपाल में ये जो हमारा पीओके है, इस पीओके से नेपाल का ये ग्वादर का पोर्ट है, ये ग्वादर के पोर्ट के साथ ये ईरान शुरू हो जाता। तो ईरान में हमने चाबहार पोर्ट के ऊपर पूरी डेवलपमेंट की है। चाइना ने हमें यहाँ से होनन आइलैंड से लेकर यहाँ से होते हुए वो हमें चारों ओर से घेर रहा है। ये मलक्का की खाड़ी है, ये मलक्का की खाड़ी है। ये मलक्का की खाड़ी से चाइना का देखिए जितना भी व्यापार होता है वो इस मलक्का की खाड़ी से होता है। अब 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें हमने क्या किया था, 1971 में पाकिस्तान यहाँ पर है और ये जो बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान है। भारत की राह ने मुक्ति वाहिनी को यहाँ पर सपोर्ट दी, उसको प्रशिक्षण दी, उसको हथियार उपलब्ध करवाए। यहाँ विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में जो ठीक थे उनका साथ दिया, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, हमारी नेवी ने पूरा हिंद महासागर ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर गाजी नाम की पनडुब्बी थी, उसको डुबा दिया। कराची के ये ग्वादर से के पास ही कराची का एयरपोर्ट है, तो कराची के पोर्ट को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान की नेवी पूरी पंगु हो गई। हिंद महासागर के ऊपर हमारा पूरा राज्य था। चाइना पाकिस्तान का सहयोग करना चाहता था, चाइना चाहता तो यहाँ पर पाकिस्तान को बड़ा सहयोग दे सकता था, पूर्वी पाकिस्तान जो उस समय होता था। लेकिन भारत ने क्या किया, ये जो मलक्का की खाड़ी है यहाँ पर अपनी नेवी से पूरा रोक लगा दिया। अब ये देखिए, चाइना का जितना भी, ये जो चाइना है इसके साउथ चाइना सी इसको लगता है, अगर इसको जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होगा वो साउथ चाइना सी से करेगा। ये यहाँ मलक्का की खाड़ी से होते हुए ये फिर अरब की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी से, खाड़ी देशों से और पूरा दूसरे कॉन्टिनेंट से ये मिलेगा। अब यहाँ मलक्का की खाड़ी में यदि रोक लगा दी जाए, हिंद महासागर में भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, यहाँ पर वो रोक लगा दे तो चाइना अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। और 1971 में जब चाइना ने ये देखा तो वैकल्पिक तौर पर चाइना ने यहाँ से वन बेल्ट वन रोड परियोजना शुरू की है, जो इधर के सारे देशों को जोड़ेगी, उधर यूरेशिया के देशों को जोड़ेगी, इधर पाकिस्तान को जोड़ेगी और इधर से होते हुए अफ्रीका को जोड़ेगी। यहाँ देखिए अफ्रीका है, यहाँ पर मालदीव है, ये दिखाई नहीं दे रहे इस मैप में। तो यहाँ पर चाइना ने इस प्रकार से ये सारा घेरा कसा है। इस घेरे को कसने के साथ साथ अब भारत ने क्या योजना बनाई है, भारत ने ब्रह्मोस तैनात की है चाइना के यहाँ साउथ चाइना सी में, जो ताइवान वियतनाम जैसे देश हैं। भारत ने डिप्लोमेसी करते हुए रूस को तैयार किया है, वियतनाम को खुद भी ब्रह्मोस दी है और वियतनाम को की पैरवी करते हुए रशिया को तैयार किया है। रशिया को कहा है कि वियतनाम को आप 6 सबमरीन दे दो। अब ये वियतनाम को सबमरीन यदि मिल जाती हैं तो वियतनाम और चाइना का 36 का आंकड़ा है, दोनों के अंदर भयंकर युद्ध है, दोनों का डीएनए बिल्कुल अलग है। तो हमने दुश्मन का दुश्मन दोस्त वियतनाम को तैनात कर दिया, चाइना यहाँ वियतनाम के साथ उलझा हुआ है। देखिए चाइना कभी भी आपने देखा होगा, चाइना के रोड के ऊपर, चाइना के ऊपर आप जहाँ कहीं देखते हैं तो वहाँ पर भिंडत होती है, डोकलाम के अंदर, भूटान के बॉर्डर के ऊपर, लेकिन कभी गोलियाँ नहीं चलती, कभी गोले नहीं चलते। चाइना भारत के साथ कभी खुद युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि भारत के साथ ट्रेड होता है, भारत एक सुपर पावर है, भारत एक परमाणु पावर है, भारत की मिसाइलों की जद में पूरी चाइना आती है। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए चाइना की पॉलिसी क्या रहती है कि हम पाकिस्तान को और भारत को लड़ाएं ताकि वो
पीछे रहे, पाकिस्तान के साथ भारत उलझता रहे तो वो पीछे से पाकिस्तान को हथियार देता रहे, खुद नहीं उलझे और पाकिस्तान के साथ हमें उलझाकर कमजोर कर सके, ऐसी योजना पर चाइना लगातार काम करता है। तो अब वियतनाम के अंदर ये हम काम कर रहे हैं। ये इधर देखिए पोर्ट ब्लेयर है, ये जो म्यांमार है ना, म्यांमार के पास यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है और यहीं पर कोको आइलैंड है। ये जो कोको आइलैंड है ये नेहरू जी ने बर्मा के पास था तो इसको गिफ्ट कर दिया। अब गिफ्ट करने के बाद नेहरू जी ने बर्मा को गिफ्ट किया, बर्मा ने ये कोको आइलैंड चाइना को गिफ्ट कर दिया। चाइना ने अंडमान निकोबार, देखिए हमारा जो अंडमान निकोबार है, पोर्ट ब्लेयर है, उसके कारण पूरे साउथ चाइना सी में ना, पूरे हिंद महासागर में हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। अब ये कोको आइलैंड जैसे ही बर्मा ने चाइना को दे दिया तो हमारी स्थिति यहां पर बड़ी कमजोर पड़ जाती है। अब इन सब पर पार पाने के लिए भारत अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, श्रीलंका के अंदर यहां पर कोलंबो का पोर्ट है, कोलंबो के पोर्ट के साथ ये हम्बनटोटा नाम की एक जगह है, यहां पर चाइना ने हम्बनटोटा में पोर्ट बनाया, श्रीलंका के अंदर अपना अड्डा बना लिया। श्रीलंका उसका कर्ज चुका नहीं पाया और चाइना ने बहुत से देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाया है। अब श्रीलंका जब वो कर्ज नहीं चुका पाया तो चाइना ने कहा कि इस पोर्ट को मैं चला लेता हूं और चाइना यहां हम्बनटोटा पोर्ट में बैठ गया आकर। अब यहां बैठ के वो भारत के चारों ठिकानों के ऊपर नजर रख सकता है, अपना रडार लगा सकता है, अपनी सिस्टम लगा सकता है। यहां पर वो अपनी नेवी रखेगा तो कभी युद्ध की स्थिति होगी तो यहां नेवी रहेगी, यहां नेवी रहेगी, तो कभी भी चाइना के ऊपर हम दबाव नहीं बना पाएंगे कि उसको वहीं पर रोक दे। तो उसका शिप वहां से चले और वहां से आकर लड़ाई करे, एक अलग अलग ठिकाने उसके यहीं पर बन जाए तो वो हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी कमजोरी हो जाएगी। तो ये षड्यंत्र चाइना कर रहा है। और क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि चाइना यहाँ श्रीलंका के साथ साथ मालदीप में उसने द्वीप ले लिए हैं। इसके साथ साथ इधर जो अफ्रीका है, अफ्रीका के केन्या में, मोनसाबा में, यहाँ पर कई जगह उसने अपने अड्डे बना लिए हैं। यहाँ पर वो अड्डा अपना ग्वादर में बना ही चुका है। इधर पीछे वन बेल्ट वन रोड के नाम से उसने अड्डा बना लिया है। अफगानिस्तान के अंदर भी वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के अंदर भी चाइना बहुत बड़ी डेवलपमेंट में ऐड देने के नाम पर काम कर रहा है। नेपाल को भी वो चाहता है कि भारत से दूर चला जाए और चाइना के नज़दीक चला जाए। और हर देश अपनी डिप्लोमेसी में अपने पड़ोसियों को अपने पाले में करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए करता है। तो चाइना भी ये करता है, तो इसमें कोई गलत बात या कोई ऐसी बात नहीं। चाइना अपना हित देखता है, हमें अपने हित देखने हैं, हमें अपनी मजबूती को देखना है। अब मैं आपको और आगे दिखाता हूँ तो ये स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए जो लाल लाल डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितने रेड रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखिए ये सेशल्स द्वीप है, ये मालदीप है, मालदीप, सेशल्स द्वीप, और ये श्रीलंका, श्रीलंका के बाद मालदीप, ये सेशल्स द्वीप, ये तंजानिया है, ये कीनिया है, उसके बाद ये फिर ओमान है, ये फिर ईरान है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास ईरान है। तो अब और इधर से देखिए चाइना निकाल के पूरा वन बेल्ट वन रोड निकाल रहा है जो सारे देशों को कवर कर रही है, इधर से भी कवर कर रही है। तो ये षड्यंत्र चाइना कर रहा है। तो भारत ने क्या कर दिया, भारत ने इधर अपने अंडमान निकोबार में अपने पोर्ट ब्लेयर में विमान वाहक तो बहुत तैनात कर दिया, पनडुब्बी किलर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया। जापान के साथ, ये देखिए जापान यहाँ पर है, यहाँ पर जापान है, इस जापान के साथ उसने एग्रीमेंट करके, जापान के साथ एग्रीमेंट करके जापान के साथ सूचनाओं को साझा करना शुरू कर दिया। INS बाज को तैनात कर दिया, कैंपबेल में नेवी का अड्डा तैयार कर दिया, मलक्का के एरिया में, यहाँ पर ये जो मलक्का का एरिया है, यहाँ के कुछ देशों को तैयार करके वहाँ पर अपनी ब्रह्मोस तैनात कर दी, उनको चाइना के खिलाफ कर दिया ताकि ब्रह्मोस उनको चाइना के खिलाफ करके चाइना को यहाँ पर कमजोर किया जा सके। जैसे चाइना भारत को, पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत को लड़वाने का काम करता है, उसको परमाणु बम और हथियार देता है। श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में चाइना ने जो लोन दिया था हम्बनटोटा पोर्ट के लिए, उसके लिए इंटरेस्ट रेट था 6.5%। मोदी सरकार ने आते ही, और देखिए श्रीलंका ने पहले चाइना से लोन नहीं लिया, उसने कहा कि मुझे हम्बनटोटा पोर्ट बनाना है, तो उसने सबसे पहले भारत से कहा कि आप हमें लोन दे दीजिए। भारत ने लोन नहीं दिया, हमारे मनमोहन सिंह जी ने मना कर दिया कि हम कोई लोन नहीं देंगे। तो चाइना श्रीलंका के पास गया, श्रीलंका तो चाहता ही था कि ये मेरे पास आए और मेरे से लोन ले, तो श्रीलंका से लोन लिया, तो हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर श्रीलंका बैठ गया। अब यहाँ पर एक एयरपोर्ट को देखकर मोदी सरकार ने 1% में श्रीलंका को लोन दिया, उसको महसूस करवाया कि देखो चाइना ने तुम्हें लूटने का, मूर्ख बनाने का काम किया और भारत आपका सहयोग करेगा। तो हम्बनटोटा पोर्ट जो नेवी, जो सी पोर्ट है,
उसका संचालन तो चाइना के पास है, लेकिन उसी हम्बनटोटा सी पोर्ट के पास हम्बनटोटा एयरपोर्ट का संचालन आज भारत कर रहा है। मतलब भारत का रडार उस चाइना की हम्बनटोटा पोर्ट के पास इंस्टॉल हो गया। हमारी आर्मी वहां पर रहेगी, हमारे सैनिक, हमारा स्टाफ रहेगा, सैनिकों के रूप में नहीं दूसरे रूप में रहेगा, तो वो सारी नज़र यहां पर रख पाएगा। अब इधर देखिए मालदीप है, मालदीप के साथ हमारे पहले रिलेशन बहुत खराब हो गए, इतने खराब हो गए कि आना जाना बातचीत करना बंद हो गया। इस मालदीप के अंदर अभी आज खबर आई है, चाइना ने साउथ चाइना सी में, जैसे जितने ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं ना, ये समुद्र के पानी में, समुद्र से ऊपर जो जगह होती है उसको आइलैंड बोलते हैं, आसपास समुद्र होता है। चाइना ने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हैं कि वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड कैसे बना रहा है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैंने वीडियो पोज किया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं इसकी चुंगू मुंगू की आवाज तो मैं साइलेंट कर देता हूँ, आओ माओ चिंग की। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये चाइना की एक बहुत बड़ी मशीनरी है। ये मशीनरी क्या कर रही है, एक साइड से रेत को खोद रही है और एक साइड से रेत को खोदते खोदते ये मशीन रेत को निकाल निकाल कर फेंक रही है। ये बहुत बड़ी मशीन है, एक दिन में कई लाख किलो मिट्टी ये एक जगह से दूसरी जगह फेंक देती है और दूसरी जगह मिट्टी खोदते खोदते फेंकते फेंकते वहां का लेवल समुद्र में ऊपर कर देती है और आर्टिफिशियल द्वीप बनाने का, आइलैंड बनाने का काम ये चाइना कर रहा है। कहां पर कर रहा है, ये देखिए साउथ चाइना सी के अंदर ये आइलैंड बनना शुरू हो गया। मिट्टी को खोदा और खोद खोद कर, बड़ी बड़ी मशीन है ये तो, जेसीबी आपको छोटी दिखाई दे रही है, ये मशीन देखो कई फीट दूर, सैकड़ों फीट दूर मिट्टी फेंक रही है और फेंक कर मिट्टी का पहाड़ बना रहा है। तो चाइना ये आर्टिफिशियल पहाड़ बनाने का काम कर रहा है। कहां कर रहा है, ये मैं फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि आपको टाइम कम लगे। अब पूरी दुनिया चिंतित है कि चाइना ये कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है। आप देखिए हिंद साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में, जहां पर बहुत से मिनरल हैं, तेल है, गैस है, उसके ऊपर कब्जा जमा लिया है चीन ने। देखिए इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं कि किसी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक उस देश की समुद्री सीमा मानी जाती है, उसके ऊपर कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन ये चाइना इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि ये पूरे साउथ चाइना सी को ये कहता है कि ये तो हमारा है, ये दक्षिण चीन सागर के ऊपर तो केवल चीन का कब्जा है, वहां का जितना ऑयल है, जितना गैस है, वो केवल खुद लेने का काम कर रहा है। ये देखिए कैसे, कितनी तेज मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है। ये मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे मिट्टी खोदता है। कुछ भाई हमारे बाद में जुड़े हैं। ये देखिए ये साउथ चाइना सी में वो आइलैंड बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। मतलब किसी देश के पास जाकर वो अपनी मशीन लगाएगा, वहां पर ऐसे मिट्टी खोदकर जमीन ऊपर लाकर आइलैंड बना लिया, द्वीप बना लिया और वहां पर अपना नौसैनिक बेस बना देता है, अपना हवाई पट्टी बनाकर अपने हवाई जहाज रख देता है। पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा आज चाइना बना हुआ है। और ये जो काम कर रहा है ये कहां पर कर रहा था, अभी तक पिछले 8-10 सालों से लगकर वो केवल साउथ चाइना सी में कर रहा था। अब ये साउथ चाइना सी क्या बला है, एक बार इसको देख लीजिए आप। अब ये अगर हम ग्लोब को देखते हैं, ये देखिए ये साउथ चाइना सी है। इस साउथ चाइना सी के अंदर ये चाइना अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। ये साउथ चाइना सी के अंदर ये फिलीपींस है, यहां पर वियतनाम है, यहां पर वो मिट्टी खोद खोद कर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर। इसके साथ मालदीप के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। इसके साथ साथ और क्या कर रहा है, भारत से अभी आज ही खबर आई है 600 किलोमीटर दूर, जहां केवल 20 मिनट लगेंगे हवाई जहाज को उड़ने में और भारत तक पहुंचने में, वहां पर उसने इसी मशीन को लगाकर हिंद महासागर के अंदर उसने ऐसे ही आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का, द्वीप बनाने का काम कर दिया। वहां हवाई पट्टी बनाकर, मतलब मालदीव से ले रखे हैं, सेशल्स से ले रखे हैं, यहां पर अपने अफ्रीका में अपने अड्डे बना रखे हैं। इसके साथ साथ और नजदीक आने के लिए कि इतना नजदीक मैं भारत के आ जाऊं ताकि हमारा हवाई जहाज उड़े तो उसको घंटों नहीं लगे, हमारे यहां से मिसाइल उड़े तो घंटों नहीं लगे, मिनटों में पहुंच जाएं। तो ये सारा षड्यंत्र चाइना कर रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये षड्यंत्र कर रहा है। अब भारत क्या कर रहा है,
भारत ने ओमान का श्रीलंका के अंदर 1% में लोन दे दिया है। अब श्रीलंका को भारत ने 1% में लोन दे दिया है कि आपने चाइना से 6.5% लिया, हम आपको 1% में देंगे। मालदीव के साथ रिलेशन ठीक कर दिया। भारत ने आज ही एक नया अभियान शुरू किया है कि हिंद महासागर में ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं ना, जहां पर ज्यादा कुछ प्रोडक्शन नहीं होती, इन सबको कोरोना की दवाई दे रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पीपी किट, मास्क ये भिजवा रहा है, और दादागिरी दिखाते हुए नहीं भिजवा रहा। वो कह रहा है कि आप हमारे भाई हो और हम इस समय आपकी मदद करना चाहते हैं। सऊदी अरब में आज भारत ने 80 नर्सों की एक पूरी टोली को भिजवाया है कि वहां पर ये देखरेख करने की काम करेंगे। ओमान के अंदर, अब ये देखिए यहां पर ओमान है, ये जो है ये ओमान है, ये ओमान है, ये ग्वादर है जो पाकिस्तान में चाइना ने बनाया है, ग्वादर पोर्ट, इसके पास ये ओमान है जो कर्जर जहां पर घूम रहा है। इस ओमान के डोकम पोर्ट के ऊपर मिलिट्री एक्सेस भारत ने ले लिया है। मतलब यहां से लेकर चाइना को घेरना शुरू किया, ब्रह्मोस की तैनाती करवा दी, वियतनाम को पनडुब्बी दिलवा दी, वियतनाम को मिसाइल दे दी, वियतनाम के साथ फिलीपींस को, साउथ कोरिया के साथ एग्रीमेंट कर लिया, जापान के साथ एग्रीमेंट कर लिया। इधर एक देश और है ऑस्ट्रेलिया, उस ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ, भारत के साथ मिलकर एक क्वाड उन्होंने ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप का मतलब क्या है कि इस पूरे हिंद महासागर में और साउथ चाइना सी में चाइना की दादागिरी को रोकना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, अपनी जासूसी की सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और चारों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो चारों देश मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। कोई टेररिस्ट अटैक होता है, कोई षड्यंत्र होता है तो उसके साथ मिलकर उसके ऊपर काम करेंगे। तो एक क्वाड ग्रुप भी बनाया गया है, ये काम भारत ने किया है। ये जो सेशल्स है, सेशल्स के ऊपर, ये जो मालदीव है ना, मालदीव के पास यहाँ पर सेशल्स है, यहाँ मेडागास्कर नाम का एक आइलैंड है, यहाँ पर मेडागास्कर। तो ये सेशल्स के ऊपर जहाँ पहले चाइना पहुँच गया था, वहाँ पर अपना नेवल बेस बनाने का काम भारत कर रहा है। इंडोनेशिया के सेबांग सी पोर्ट के ऊपर नेवल एक्सेस मिल गया है इंडोनेशिया के अंदर। इसके साथ साथ म्यांमार में, बर्मा में जो चाइना ने एक्सेस लिया था, बर्मा के मिलिट्री प्रशासन से मोदी सरकार ने आते ही बात करना शुरू कर दिया, और अभी म्यांमार में रोड बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहां पर $5 मिलियन का उनको लोन दिया है। और इसके साथ साथ उनसे जैसे चाइना ने एक्सेस लिया है वैसे ही मिलिट्री का एक्सेस लिया है। बांग्लादेश के साथ फिर से बात की है, बांग्लादेश से बात करके चाइना ने जहां पर पोर्ट बनाया है उस पोर्ट के पास ही एक पोर्ट डेवलप करने का, मिलिट्री को रखने की योजना भारत बना रहा है। कोलकाता से बर्मा को, इस बर्मा को यहां कोलकाता से जोड़ने के लिए, कोलकाता पोर्ट से जोड़ने के लिए, यहां से बर्मा से कोलकाता को जोड़ने के लिए और बर्मा से कोलकाता तक रोड बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, ताकि चाइना के साथ उसका झुकाव नहीं हो। देखिए बर्मा की बाउंड्री किससे लगी हुई है, तो बर्मा और चाइना का झुकाव ना हो, इसके लिए भारत योजना बना रहा है। वियतनाम के साथ प्रोजेक्ट कर रहा है। हमारी ओएनजीसी जो भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, वो ओएनजीसी वियतनाम के पास साउथ चाइना सी में तेल के एक्सट्रैक्शन का काम कर रहा है, तेल खोजने के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इसके साथ साथ वियतनाम की मिलिट्री को ट्रेनिंग देने का काम भारत ने शुरू किया है। वियतनाम को रसिया से 6 सबमरीन दिलवाई है ताकि चाइना की नाक में दम करता रहे, और वियतनाम को भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है ताकि ये ब्रह्मोस रखो। ये ब्रह्मोस वियतनाम को देंगे तो वियतनाम की भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वियतनाम किसको परेशान करने का काम करेगा, चाइना को परेशान करने का काम करेगा। ये सारा काम हो रहा है मालाबार के अंदर। मालाबार के नाम से यहाँ पर हिंद महासागर में एक एक्सरसाइज की जाती है। उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, ये जो क्वाड कंट्री है ना, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत, ये सब इसमें भाग लेते हैं। और ये भाग लेकर चाइना को एक तरीके से वार्निंग देते हैं कि ये हिंद महासागर कोई तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है, ये हिंद महासागर ये एक वैश्विक शांति का मार्ग है, और हम चारों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा दादागिरी दिखाई तो हम आपको उत्तर देंगे। अब ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। फ्रांस के साथ भारत की सरकार ने मोदी गवर्नमेंट आने के बाद एक एग्रीमेंट किया है। वो एग्रीमेंट क्या किया है कि फ्रांस के जितने भी नेवल बेस हैं, मतलब फ्रांस ने अपने यहाँ पर जो जैसे पूरे फ्रांस की हम बात करें तो कई जगह पर फ्रांस ने अपने नेवल बेस बना रखे हैं अलग अलग देशों में। तो पूरी दुनिया में जितने फ्रांस के नेवल बेस है वो भारत की नेवी के शिप उसको यूज कर पाएंगे, उनके साथ इंफॉर्मेशन साझा कर पाएंगे। इधर जो मेडागास्कर एक देश है, इस मेडागास्कर के अंदर भी भारत ने मेडागास्कर के पास
रीयूनियन के नाम से एक आइलैंड है, उसके ऊपर भी काम करके उसके ऊपर अपना काम करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान की मिलिट्री को ट्रेनिंग भारत देता है, अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध और अच्छा करना शुरू कर दिया। देखिए, अफगानिस्तान भी मुस्लिम देश है, लेकिन अफगानिस्तान की प्रकृति पाकिस्तान जैसी नहीं है। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान का साथ नहीं देते, वो भारत को अपना भाई मानते हैं, भारत के साथ नजदीकी महसूस करते हैं। तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का काम भारत कर रहा है। इसके साथ साथ भारत ने एक काम और किया है, और काम क्या किया है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट मौसम के नाम से ईरान, इराक, यूएई, मिस्र, केन्या, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जिबाउती, इन सब के साथ एक एग्रीमेंट किया है, लगभग 35 देशों के साथ। इसके साथ उन्होंने ये एग्रीमेंट करके ये कहा कि मौसम की, तूफान आने की, आपकी मछुआरों का सहयोग करने की, आपके साथ सैटेलाइट की जानकारियां साझा करने की। देखिए, जो छोटे छोटे देश हैं ना, इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। हर देश की कैपेसिटी नहीं होती कि वो सैटेलाइट लॉन्च कर सके, या सैटेलाइट लॉन्च करके उसके डाटा को एक्सेस करके उससे किसी परिणाम के ऊपर पहुंच पाए। भारत आज यदि स्पेस साइंस में कहीं किसी लेवल के ऊपर है, तो उसमें बड़ा योगदान किसका है? उसमें बड़ा योगदान है भारत की स्वदेशी वैज्ञानिकता का, स्वदेशी मेधा की, स्वदेशी शक्ति का। तो भारत ने इन सब के साथ प्रोजेक्ट मौसम शुरू किया है कि हम उपग्रह की कुछ चीजें आपके साथ सैटेलाइट साझा करेंगे। कल्चरल रिलेशन बनाए हैं, एक डिपार्टमेंट बनाकर कि कल्चर के नाम पर, संस्कृति के नाम पर हम आपके साथ नजदीकी बढ़ाएंगे। अभी देखिए, नेपाल और भारत की बात करें तो भारत और नेपाल की संस्कृति लगभग साझी संस्कृति है। नेपाल और भारत की संस्कृति की जितनी बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वहां पर बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं। इसी तरह भारत ने मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ ये सब काम किया। और क्या काम किया है, यहां पर एक तजाकिस्तान के नाम से एक छोटा सा देश है, उस तजाकिस्तान नाम के देश में जो चाइना के बॉर्डर के पास लगता है, वहां पर फारकोन के नाम से एक एयर बेस है। उस फारकोन के एयर बेस का एक्सेस भारत ने ले लिया है। उस फारकोन के एयर बेस का एक्सेस मिलने से भारत के हवाई जहाज वहां पर रुक सकते हैं, वहां पर फ्यूल को रिफिल कर सकते हैं। उस एयर बेस को यूज करके वो एक रणनीतिक तौर पर भारत की बड़ी ताकत बढ़ जाती है। भारत की नेवी को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का काम कर रही है। देखिए, 2003-4 में भारत की नेवी ने यह कह दिया, 2003-4 में खुलेआम कहा कि हमें तत्काल नेवी के मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। चाइना जिस प्रकार से एग्रेसिव तरीके से लगा हुआ है, उस तरीके से हमें अपनी सारी टेक्नोलॉजी को बदलकर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन 10 साल तक मुझे आग लगती है, मुझे बड़ा दुख होता है कि 10 साल तक, जब मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं 2011-12 की, तो उस समय रिपोर्ट आती है कि सेना के पास लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है, 10 दिन लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है। आज हमारी सेना के पास 40 दिन तक लड़ने के लिए गोला बारूद है। ये ताकत देश की मोदी सरकार ने प्राप्त की है, और हम हर राष्ट्रवादी व्यक्ति का अभिनंदन करते हैं, मोदी जी का भी अभिनंदन करते हैं कि वो प्राणापण से इस देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इंदिरा गांधी जी का भी सम्मान करते हैं, उन्होंने परमाणु विस्फोट किया, उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए, उन्होंने भारत का मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद उनको दुर्गा कहा था। मोदी जी ने और क्या किया है, यूएस के साथ एक लिमुआ एग्रीमेंट किया है। ये लिमुआ एग्रीमेंट क्या है, यूएस के जितने भी बेस हैं, उन बेस को इस्तेमाल किया जा सकता है, यूएस के साथ सूचनाएं साझा की जा सकती है। एक और देश है छोटा सा, यदि हम यहाँ अरब देशों के अंदर देखते हैं तो एक छोटी सी टिकारी सी, बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा, ये जो निब जितनी है ना, ये मेरी निब जितनी आपको दिखाई दे रही है पेन की, उतना एक छोटा सा देश है। कौन सा देश है? इजराइल। उस इजराइल का हमने सदा उसकी उपेक्षा की, कोई हमारा प्रधानमंत्री वहां पर गया नहीं। मोदी जी पहली बार वहां पर गए और इजराइल को अपना बनाकर उन्होंने बहुत सी टेक्नोलॉजी इजराइल से ली। इजराइल यूएस को साथ लेकर, ऑस्ट्रेलिया को साथ लेकर, जापान के साथ लेकर एक ऐसा ग्रुप बनाया है जो चाइना को टक्कर देने का काम कर सकता है। मालाबार एक्सरसाइज के नाम से युद्ध का अभ्यास किया जाता है, जिसमें अड़ोस पड़ोस में सब लोगों को लग जाता है कि भारत इतना कमजोर नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, और चाइना की कभी हिम्मत भी नहीं होती भारत के ऊपर जो डायरेक्ट अटैक कर सके। देखिए, चाइना की हिम्मत नहीं है, भारत की नेवी, भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स, भारत के जवानों के खून की गर्मी वो कम नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हम
युवा जो टिकटॉक खेलते रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं, चाइना की एप्लीकेशन डाउनलोड करते रहते हैं, चाइना का सामान खरीद कर, वीवो का, शियोमी का, ओप्पो का फोन इस्तेमाल करके, इन सारे काम को करके हम भारत को कमजोर करने का काम करते हैं। हमें पता नहीं कि देश की ताकत कितनी है, इस देश की सीमाओं की रक्षा हमारे नौजवानों ने किस प्रकार से प्राण देकर की है, किस प्रकार से इस देश को आजाद करवाने के लिए वीर सावरकर से लेकर, लोकमान्य तिलक से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, राजगुरु, सुखदेव, इन सब ने किस प्रकार से अपनी कुर्बानियां दी हैं, कैसे वो अंडमान निकोबार की काले पानी की जेल में रहे हैं, वो हमें युवाओं को याद दिलाने की आवश्यकता है। हमें हमारा स्वाभिमान जगाना है, अपना स्वाभिमान जगाकर राष्ट्र का गौरव जगाना है, हमारे अंदर वो भाव जगाने हैं कि हमें अपने भारत को विश्व गुरु भारत बनाना है। तो आज और भारत नेवी के अंदर कितना आगे रहता था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, उनके एडमिरल होते थे कब? अब से 320 साल पहले, 1680 में, 340 साल पहले कान्होजी आंग्रे। और जब कान्होजी आंग्रे उस समय जो अपनी नेवी रखते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवी के एडमिरल थे, उन्होंने अंग्रेजों के भी अपनी नेवी के जहाजों से छक्के छुड़ाए हैं। तो इतना मजबूत हमारा भारत देश रहा है। इस भारत देश को और मजबूत बनाना है, और मजबूत बनाने के लिए सबसे जो जरूरी काम है, वो सबसे जरूरी काम यह है कि भारत की दोबारा से हमें रीप्रोग्रामिंग करना है। भारत की रीप्रोग्रामिंग करके हमें भारत के अंदर भारत के गौरव को जगाना है, भारत के अंदर भारत के गौरव के भाव को जगाना है। हम आज हो सकता है चाइना के पूरे सामान का बहिष्कार नहीं कर पाए, लेकिन हमारे मन में एक भाव तो हो कि यदि हम चाइना का सामान खरीदते हैं तो हर साल 4 लाख करोड़ रुपए वो पैसा जो चाइना को जाता है, जो हमारा व्यापार घाटा है, जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड डेफिसिट है, वो 4 लाख करोड़ रुपए चीन में जाते हैं। चीन की सरकार के चीज से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को जाते हैं, वहां से चाइना की मिलिट्री को जाते हैं, चाइना की मिलिट्री से चाइना से पाकिस्तान की सरकार को जाते हैं, पाकिस्तान की सरकार से पाकिस्तान की मिलिट्री को जाते हैं, उससे पाकिस्तान की आईएसआई को जाते हैं, और पाकिस्तान की आईएसआई के बाद वो सारा पैसा कश्मीर में आतंकवादियों को जाता है। ये जहां पर बर्मा से लेकर, श्रीलंका से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, जहां पर लोन देकर, ट्रेड के नाम पर, व्यापार के नाम पर, डेट के नाम पर, कर्जे के नाम पर जो चाइना ने फंसाया है ना, उसमें से 4 लाख करोड़ रुपए हर साल हम खुद अपनी पिचकारी खरीद कर, लक्ष्मी माता की मूर्ति खरीद कर, खिलौने खरीद कर, फोन खरीद कर चाइना को देते हैं। तो संकल्प कर लीजिए कि मैं चाइनीज उत्पादों का प्रयोग नहीं करूंगा। बहुत मजबूरी में कोई करना भी पड़ा तो करते हुए मन में ये भाव रहेगा कि मैंने चाइना का उत्पाद खरीदा है तो मैं इसका विकल्प भारतीय उत्पाद बनाऊंगा। पश्चाताप का भाव हो, प्रायश्चित का भाव हो, और उसका प्रायश्चित यही है, यदि आपने जीवन में चाइना के उत्पाद का प्रयोग मजबूरी में किया है, करना पड़ रहा है, आपके पास फोन चाइनीज है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप संकल्प ले लीजिए, इस चाइनीज फोन से मुझे जो पैसा चाइना को देना पड़ा है उसका प्रायश्चित यही है कि इस चाइनीज फोन से मैं स्वदेशी का प्रचार प्रसार करूंगा, चाइना को, पाकिस्तान को, देश के दुश्मनों को एक्सपोज करने का काम करूंगा, देश के युवाओं को जगाने का काम करूंगा। आपको अच्छा लगा हो तो इसको, वीडियो को शेयर कर लीजिए, एक बार अभी शेयर कर दीजिए। अभी आप शेयर करेंगे, लोगों की टाइमलाइन पर पहुंचेगा तो लोग इसको सुन नहीं पाएंगे। तो एक बार सुबह जब आप उठें तो मेरी टाइमलाइन पर जाकर उसको फिर से शेयर कर दीजिएगा। इसका लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दीजिए। आप जिन फेसबुक के बड़े बड़े ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं, उन ग्रुप्स के अंदर आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में वीडियो बनाइए। आप नहीं बना सकते तो इसको दूसरों तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।